Hello students, I am Monica from Abhimanyu Career Point and today I am here with lecture number 3 of your chapter Matter in Our Surrounding. तो प्रीवियस लेक्चर्स में हमने मैटर की इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा और मैटर की अलग अलग स्टेट्स के बारे में पढ़ा, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, राइट। सो लास्ट टाइम मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, आपको एक सॉलिड के बारे में बताना है विच फ्लोज, जो सॉलिड होकर भी फ्लो करता है। यस, देयर इज़ अ सॉलिड अराउंड अस, हमारे आसपास बहुत कॉमन है एक ऐसा सॉलिड जो फ्लो करता है, दैट इज कॉल्ड सुपर कूल्ड लिक्विड. That solid is also called supercooled liquid and that is nothing else than glass. जो हमारे घर में ग्लासेस लगे होते हैं, खिड़कियों पे, विंडोज़ पे ग्लासेस लगे होते हैं ना, दैट फ्लोज, वो फ्लो करते हैं। आपने देखा होगा कुछ टाइम बाद क्या होता है, अगर नॉर्मली, चलो एग्जांपल लेते हैं, अगर हम बस में ट्रैवल करते हैं तो बस में जो खिड़कियाँ होती हैं उनमें कुछ आवाज़ आती है, जैसे ही बस चलती है ठक 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 की आवाज़ आती है उसकी विंडोज़ में से। वो क्यों? देखो क्या होता है, इनिशियली विंडो का फ्रेम, इसके अंदर ग्लास होगा यहाँ पर इतना बड़ा, लेकिन जब इस पर हीट पड़ती है, सनलाइट पड़ रही है, तो ये फ्रेम तो इतना ही रहा, लेकिन ये जो ग्लास था वो फ्लो करके नीचे की तरफ आ गया। इट इज़ समथिंग लाइक दिस नाउ, इट इज समथिंग लाइक दिस नाउ। ऊपर से थिन हो गया, नीचे से थिक हो गया, ऊपर से फ्लो करके नीचे की तरफ आ जाता है, तभी यहाँ से ये इधर इधर आवाज़ इधर इधर होता रहता है, मूव करता रहता है, जिसकी वजह से वो टक टक की आवाज़ आती है। तो यस, एक ऐसा सॉलिड है सुपर कूल्ड लिक्विड, इट फ्लोज। क्लियर? सो ये हमारा लास्ट टाइम का वर्क था। सो अब इसके आगे हम मैटर की स्टेट्स के बारे में जो डिस्कस कर रहे थे, अब उन स्टेट्स में इंटर कन्वर्जन कैसे करते हैं। हमारी 3 स्टेट्स थी, सॉलिड, लिक्विड, गैस, उसमें इंटर कन्वर्ट हमें कैसे करना है। इट्स वेरी सिंपल। 2 फैक्टर्स हो सकते हैं इंटर कन्वर्ट करने के। एक तो हो सकता है टेम्परेचर, कि टेम्परेचर हम चेंज कर दें और उसकी स्टेट चेंज हो जाए, और एक होता है प्रेशर, क्योंकि टेम्परेचर से देखो सब्सटेंस के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी में चेंज आ जाएगा, और प्रेशर से पार्टिकल्स का स्पेस में फ़र्क पड़ जाएगा। मतलब पार्टिकल्स बहुत दूर दूर हैं अगर, तो उन पे प्रेशर लगा के उनको पास पास लाया जा सकता है। तो टेम्परेचर और प्रेशर से मैं क्या कर सकती हूँ, स्टेट चेंज कर सकती हूँ, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इन दोनों में से वो टेम्परेचर है। प्रेशर अकेला, अगर मैं कहूँ, प्रेशर अकेला कोई फैक्टर नहीं प्ले कर पाता है। अगर मैंने प्रेशर लगाया है तो मुझे टेम्परेचर कम करना पड़ेगा। मतलब जो भी इस चीज़ में होता है उसके बारे में हम जब हम प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे तब एक्सप्लेन करेंगे। तो प्रेशर इज़ नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट फैक्टर, बट टेम्परेचर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन चेंजिंग स्टेट ऑफ मैटर। सो लेट्स डू इट। सो इफ़ आई से, मैंने वाटर का एग्जाम्पल लिया जो तीनों स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है, आइस, वाटर एंड वेपर्स। आइस इज अ सॉलिड फॉर्म, सॉलिड में पार्टिकल्स बिल्कुल पास पास प्रेजेंट होते हैं, लाइक दिस, है ना। पार्टिकल्स पास पास प्रेजेंट है, पार्टिकल्स के पास जगह ही नहीं है मूव करने की, तो इनकी काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो बहुत कम होती है, लीस्ट होती है इनकी काइनेटिक एनर्जी। वाटर की बात करें तो वाटर में फिर भी पार्टिकल्स मूव कर पाते हैं, क्योंकि पार्टिकल्स थोड़ा सा दूर दूर हैं एक दूसरे से, तो पार्टिकल्स मूव कर पाते हैं, काइनेटिक एनर्जी थोड़ी सी ज़्यादा है। लेकिन वेपर्स यानी गैशियस फॉर्म की अगर हम बात करें तो पार्टिकल्स बहुत दूर दूर हैं, फ्रीली मूव कर रहे हैं पार्टिकल्स, तो काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा है, वेरी हाई। ये चीज़ हमें पता है, क्लियर, जो हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी की थी। तो हमें पता चल रहा है सॉलिड में काइनेटिक एनर्जी बहुत कम है, लिक्विड में थोड़ी ज़्यादा है, और गैसेस में और भी ज़्यादा है। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी इज बीइंग इंक्रीज, यहाँ से यहाँ काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करिए, और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करने के लिए क्या करते हैं,
टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं। याद करो काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर का हमारा वो पॉस्टुलेट, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, एंड जब हम यहां से यहां आ रहे हैं काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज कर रही है, एंड काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेज विद डिक्रीज इन टेम्परेचर। ये चीज़ हमने पढ़ी थी। तो यहाँ से मुझे एक चीज़ क्लियर हो जाएगी, अगर मुझे आइस से वाटर, वाटर से वेपर्स मतलब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करनी है तो मुझे टेम्परेचर को इंक्रीज करना पड़ेगा। मुझे यहाँ से यहाँ जाने के लिए, इधर जाने के लिए टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ेगा। वेयर एज मुझे अगर इधर आना है, यहाँ से यहाँ आना है, तो मुझे कूलिंग करनी पड़ेगी, टेम्परेचर डिक्रीज करना पड़ेगा। सो मुझे कुछ चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो रही है कि कैसे स्टेट को चेंज करना है, टेम्परेचर बढ़ाकर या फिर टेम्परेचर कम करके। तो इनके बारे में डिटेल में देख लेते हैं अब कि क्या इनको कहते हैं, स्टेट को चेंज करने को क्या नाम है इनके, उन चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं। सो सबसे पहले हमारे पास आइस। आइस सॉलिड फॉर्म, काइनेटिक एनर्जी बहुत कम। वाटर काइनेटिक एनर्जी थोड़ी सी ज़्यादा। काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, हीट करेंगे, यस हीटिंग। तो ये आइस टू वाटर, ये जो प्रोसेस है हीटिंग करने की, दैट इज कॉल्ड मेल्टिंग, है ना। आइस को अगर बाहर रखते हैं तो वो मेल्ट कर जाते हैं, दिस इज कॉल्ड मेल्टिंग। और एक और नाम है इसका, दैट इज फ्यूजन। इसको एक और चीज़ कहते हैं हम, फ्यूजन। क्लियर। नेक्स्ट इज अगर वाटर को उसके वेपर्स में चेंज करना है, अगेन काइनेटिक एनर्जी और ज़्यादा बढ़ रही है, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने के लिए टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, मतलब फिर से हीट करेंगे। और यहाँ वाटर से वेपर्स कन्वर्ट करने को कहते हैं हम बॉइलिंग, इवेपोरेशन, वेपराइजेशन, ये सब चीज़ें कहते हैं। यस, बिल्कुल यही कहते हैं, राइट। अब इसके रिवर्स आते हैं हम, राइट, कि वेपर से अगर वाटर बनाना है, कभी देखा वेपर से वाटर बनता हुआ? डेफिनेटली देखा है तुमने। जैसे कि याद करो, अगर मान लो एक ग्लास है, इसके अंदर पानी भरा हुआ है, ठीक है, और आप इसको किसी प्लेट से ढक कर रख दो, थोड़ी देर बाद आप ऑब्जर्व करोगे, अगर आप ये ऊपर वाली प्लेट उठाकर देखते हो तो उसके अंदर वाटर की ड्रॉपलेट्स होती हैं। वो क्यों? क्योंकि यहाँ से देखो पानी के वेपर्स गए, गर्म थे, काइनेटिक एनर्जी हाई थी, ऊपर प्लेट के साथ टकराए, प्लेट तो ठंडी थी, काइनेटिक एनर्जी कम हो गई। काइनेटिक एनर्जी कम हो गई तो दैट अगेन कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। तो मतलब अगर हम कूलिंग करेंगे वेपर्स की, गैस की कूलिंग करेंगे, तो वो क्या होगी, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगी, एंड दिस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। This process is called condensation or liquefaction. This is called condensation or liquefaction. Clear? उसके बाद हमारा आता है, अगर वाटर से सॉलिड, वाटर से आइस, वाटर से आइस क्या बड़ा आराम से फ्रिज में रख दें, फ्रीज कर दें उसको। फ्रिज में क्या है, फ्रीजर में क्या है, उसकी कूलिंग हो रही है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है तभी सॉलिड बनेंगे, सॉलिड्स में काइनेटिक एनर्जी कम होती है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इसको फ्रीजिंग कर रहे हैं, या फिर इसको क्या कहते हैं, सॉलिडिफिकेशन। फ्रीजिंग या फिर सॉलिडिफिकेशन। क्लियर। तो ये हमारी प्रोसेसेस हैं जिससे हम इंटरकन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन देयर आर टू मोर, कि सॉलिड डायरेक्टली गैस में चेंज हो जाए या फिर गैस डायरेक्टली सॉलिड में चेंज हो जाए। ऐसा क्या आपने कभी ऑब्जर्व किया अपने अराउंड? अभी आपने देखा जरूर है, पर आपको शायद माइंड में ना रहा हो, मैं अभी आपको याद दिलाती हूँ। देखो, सबसे पहले इसकी काइनेटिक एनर्जीज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सॉलिड काइनेटिक एनर्जी बहुत कम, वेपर्स या गैस काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा। तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ाना मतलब हीट करना है, और काइनेटिक एनर्जी कम करना मतलब कूल करना है, ठीक है। तो अगर आपने घर पे कभी कैम्फर देखा हो, जिसको कपूर कहते हैं,
उसमें क्या होता है, उसको रखते हैं और थोड़े टाइम बाद, दैट इज अ सॉलिड, है ना, उसको रखते हैं थोड़े टाइम में वो अपने आप उड़ जाता है। क्यों? क्योंकि वो सॉलिड सीधा सीधा गैस में कन्वर्ट हो गया विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट। और एग्जांपल्स देखिए, बहुत सारे फ्रेग्रेंसेस आते हैं, आपने देखी होगी, या फिर हमारे घर पे वो ऑडोनिल होती है, राइट? क्या होता है, वो सॉलिड सा होता है उसके अंदर एक, लेकिन आफ्टर अ मंथ वो पूरा का पूरा, अगर आप वो बॉक्स उठा के देखोगे, वो खाली हो चुकी होगी अंदर से। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो सॉलिड था वो सीधा सीधा सॉलिड इवापोरेट हो गया, उड़ गया। क्लियर? जब सॉलिड डायरेक्टली, उसने क्या किया, बाहर से एटमॉस्फेयर में से हीट को एब्जॉर्ब किया, हीट एब्जॉर्ब होके उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई और वो गैस में डायरेक्टली कन्वर्ट हो गया। क्लियर? सो ये जो प्रोसेस है, दिस इज कॉल्ड सब्लिमेशन। दिस इज कॉल्ड सब्लिमेशन। और अगर कूलिंग करें इन्हीं वेपर्स को, अगर हम कूल कर लेंगे, अगर हम इन वेपर्स को पकड़ लें और उनको कूल कर दें, तो वापस से वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। दिस इज कॉल्ड डी सब्लिमेशन। दिस इज कॉल्ड डी सब्लिमेशन। और इसको एक और चीज कहते हैं, दैट इज डिपोजिशन, कि डिपॉजिट भी होता है। अभी करके दिखाते हैं कि क्या प्रोसेस है। इसको डी सब्लिमेशन या डिपोजिशन कहते हैं। देखो, इसके लिए अब हम करके देखते हैं ये सब्लिमेशन डी सब्लिमेशन के बारे में। आप चाहो तो करके देख सकते हो इसको घर पे, बहुत इजी प्रोसेस है। हमने क्या लेनी है, एक बाउल लेनी है। बाउल के अंदर मैंने क्या डालना है, एक पीस जो हमें नॉर्मली शॉप से मिल जाता है, कैम्फर, लाइक कैंडी सा होता है, वो छोटा सा पीस होता है, उसको मैंने इस बाउल के अंदर डाल देना है। ठीक है? ये हीट एब्जॉर्ब करेगा, पर ये नेचर से जब हीट एब्जॉर्ब करेगा तो बहुत टाइम लगेगा, पर हमें तो एक्सपेरिमेंट फटाफट देखना है। तो हम बाहर नीचे ऐसा कर सकते हैं कि एक कैंडल लगा सकते हैं। ठीक है? कि एक कैंडल से हम क्या करें, इसको हीट कर लें। ठीक है? अब ये वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर्स तो सीधा उड़ जाएंगे, मुझे कैसे पता चलेगा? तो इसके वेपर्स को हम क्या करते हैं, कैच कर लेते हैं। यहाँ पे मैं इसके ऊपर एक और बाउल लगा देती हूँ जो पूरी कवर्ड हो, ऐसा ना हो कि उसमें कोई होल हो, बाहर निकल सके वेपर्स। नहीं, मैं नहीं चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि पूरे के पूरे जो इसमें से वेपर्स निकलेंगे वो यहीं पे इसके ऊपर ही चिपक जाए। तो होगा भी बिल्कुल यही। ये कैम्फर यहाँ पे क्या होगा, इसमें से इसके वेपर्स निकलेंगे, सीधा सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये गैस इधर जाकर कूल हो जाएगी, इसके साथ टकराएगी तो कूल है ना, क्योंकि नीचे से हीट मिल रही है, ऊपर तो कोई हीट नहीं है, लिड के साथ तो कोई हीट नहीं है। यहाँ पर जाके ये कूल हो जाएंगे और यहाँ पर ये फिर से सॉलिड में कन्वर्ट हो गए। यहाँ पर ये फिर से सॉलिड में कन्वर्ट हो गए। दिस इज कॉल्ड, पहले इधर इतने पार्ट में जब ये सॉलिड वेपर्स में कन्वर्ट हुआ, गैस में कन्वर्ट हुआ, दैट इज सब्लिमेशन। और फिर जब दोबारा से वहाँ पर वो डिपॉजिट हो गया ऊपर वाली लिड के साथ, एंड दैट इज कॉल्ड डी सब्लिमेशन और डिपोजिशन। तो इन्हीं सारे, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, टेम्परेचर बढ़ाना है। सॉलिड टू गैस जाना है तब भी टेम्परेचर बढ़ाना है। वापिस आएंगे गैस टू लिक्विड, लिक्विड टू सॉलिड, टेम्परेचर कम करना है। गैस टू सॉलिड आना है तब भी टेम्परेचर कम करना है। बस ये जब एक बार अपने माइंड में बिठा लोगे, तुम्हें पता चल जाएगा कि कब टेम्परेचर बढ़ाना है और कब टेम्परेचर कम करना है। वेरी इजी। अब इन सब के बारे में देखो, यहाँ पर देखो क्या है, इंटर पार्टिकल स्पेस के रिगार्डिंग जो हमने पहले भी पिक्चर देखी थी वही दे रखी है। क्लियर? सो बाय रेजिंग टेम्परेचर उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, इधर उधर भागते हैं। मान लो सॉलिड, अगर उसको हीट करूंगी, पार्टिकल्स में काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, पार्टिकल्स इधर उधर भागेंगे एंड दे विल कन्वर्ट इनटू लिक्विड एंड देन गैस। वेरी इजी। नेक्स्ट इज, अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं सॉलिड टू लिक्विड, सॉलिड को लिक्विड यानी मेल्टिंग या फिर फ्यूजन, तो आइस टू वाटर, राइट?
सबसे पहले सॉलिड टू लिक्विड की बात करें, आइस कैन बी कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, आइस कैन बी कन्वर्टेड इनटू वाटर बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर। जैसे आइस क्यूब को अगर मैं बाहर रखूं तो वो क्या करेगी, एटमॉस्फेयर में से हीट एब्जॉर्ब करके मेल्ट हो जाएगी, दिस इज कॉल्ड मेल्टिंग। देन इज लिक्विड टू सॉलिड, मतलब वाटर को आइस में बनाना, राइट। तो उसके लिए क्या करना है, फ्रीजर में रखना है, मतलब कूल करना है, डिक्रीज करना है टेम्परेचर, दैट इज कॉल्ड फ्रीजिंग और सॉलिडिफिकेशन। क्लियर। नेक्स्ट इज लिक्विड टू गैस, बॉइलिंग, इवेपोरेशन, वेपराइजेशन, हीट करा है हमने, टेम्परेचर बढ़ाया है। गैस टू लिक्विड, उसको कंडेंस कर दिया, कंडेंसेशन, और लिक्विफिकेशन। Next is solid directly changing into gas, sublimation without changing into liquid state, बीच में कोई liquid state नहीं आ रही, directly solid से gas, sublimation। gas to solid, गैस डायरेक्टली ऊपर जाए और उस जो हमने लिड लगाई थी उसके साथ क्या हो जाए, डिपॉजिट हो जाए, विदाउट चेंजिंग इनटू बीच वाली वो लिक्विड स्टेट, दिस इज कॉल्ड डी सब्लिमेशन और डिपोजिशन। क्लियर। अब ये टेम्परेचर के बारे में जो हम पढ़ रहे हैं इतनी देर से, टेम्परेचर से हो क्या रहा है जो हमें पता है, वाइल अप्लाइंग हीट और इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑन अ सॉलिड, जब हम सॉलिड का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसके जो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ जाएगी। पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो पार्टिकल्स मूव करना शुरू कर देंगे और उनके बीच के जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था उसको खत्म कर देंगे, उसको तोड़ देंगे। सो दिस फ्रीली मूवमेंट, फ्रीली मूव करने की वजह से वो नेक्स्ट स्टेट या लिक्विड स्टेट को एक्वायर कर लेंगे। दिस टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट्स, जिस पे सॉलिड मेल्ट करता है, दैट इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट, दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस। अब आप तो कहोगे भाई फ्रीजिंग पॉइंट भी 0 डिग्री सेल्सियस होता है, यस। तो जब सॉलिड कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड, जब वो सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू होता है, मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस, और जब लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, होने लगता है, दैट इज ऑल्सो 0 डिग्री सेल्सियस। मतलब 0 डिग्री सेल्सियस एक ऐसा टेम्परेचर है जिसपे सॉलिड भी एग्जिस्ट करता है, आइस भी एग्जिस्ट करता है, और लिक्विड यानी कि वाटर भी एग्जिस्ट करता है। 0 डिग्री सेल्सियस पे ये दोनों एग्जिस्ट कर सकते हैं। क्लियर। सो यही चीज़ के बारे में मैं पढ़ने जा रही हूँ अभी कि लेटेंट हीट मतलब हिडन, छुपी हुई हीट। ठीक है, तो इससे क्या होगा, लेटेंट हीट से आप समझोगे कि 0 डिग्री सेल्सियस पे सॉलिड यानी कि आइस भी एग्जिस्ट कर सकती है और लिक्विड यानी कि वाटर भी एग्जिस्ट कर सकता है। आपने ऑब्जर्व किया होगा जब आइस मेल्ट करती है, नहीं किया तो आप चेक करके देखना, जब आइस को आप मेल्ट कर रहे हो, जब तक वो पूरी मेल्ट नहीं होती, मेल्टिंग में हो क्या रहा है, वो बाहर से हीट एब्जॉर्ब कर रही है, बाहर से हीट एब्जॉर्ब कर रही है तभी तो मेल्ट हो रही है। और अगर वो बाहर से हीट एब्जॉर्ब कर रही है तो उसका टेम्परेचर बढ़ना चाहिए, है ना। जब वो बाहर से हीट एब्जॉर्ब कर रही है तो उसका टेम्परेचर बढ़ना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब तक पूरी की पूरी आइस मेल्ट नहीं हो जाती, जब तक पूरी की पूरी आइस लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो जाती, तब तक उसका टेम्परेचर बदलता नहीं है। टेम्परेचर रिमेन्स दी सेम अनटिल वो पूरी की पूरी उसकी स्टेट चेंज नहीं होती। तो जो भी वो बाहर से, एटमॉस्फेयर से, सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब कर रही है वो आइस, वो पूरी की पूरी हीट को उसको लिक्विड बनाने के लिए यूज कर रही है और टेम्परेचर बढ़ाने के लिए यूज नहीं कर रही है। टेम्परेचर रिमेन्स सेम। You might have observed during melting of ice, temperature remains the same तब तक, कब तक, जब तक सारी की सारी आइस, होल आइस इज मेल्टिंग। सो ये हीट कहाँ जा रही है, इस हीट से क्या हो रहा है, स्टेट में चेंज हो रहा है। क्लियर। ये जो हीट छुपती जा रही है, हमें तो दिख ही नहीं रही, हमारे अकॉर्डिंग तो हीट से टेम्परेचर चेंज होना चाहिए। सो हमारे अकॉर्डिंग तो ये हीट क्या हो रही है, हाइड हो रही है, छुप रही है, तो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड लेटेंट हीट। सो हीट रिक्वायर्ड to change 1 kilogram of solid into liquid
एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस पे विदाउट चेंज इन टेम्परेचर, मतलब पूरा का पूरा सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है बाय एब्जॉर्बिंग हीट फ्रॉम एटमॉस्फेयर, पर उसमें टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आ रहा है. दैट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. सो हेयर यू कैन सी अ ग्राफ. यहां से आपको पता चलेगा, देखो आपको सिर्फ अभी इतना ग्राफ देखना है, इसको कट कर देते, इतना पार्ट देखो अभी आप. ये देखो यहां से इधर इधर टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है, इधर से इधर मतलब आप समझो कि टाइम बढ़ रहा है, ठीक है. तो जब देखो ये टेम्परेचर बहुत कम था, -5, -4, -3, -2, -1, 0, ठीक है. तो यहाँ पर तो माइनस का जब टेम्परेचर था, बहुत ज़्यादा कूलिंग इफेक्ट था, वो पूरी की पूरा सॉलिड की तरह ही एग्जिस्ट कर रही थी, पूरी की पूरी ये क्या है, आइस की तरह ही एग्जिस्ट कर रही थी. क्लियर. 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या हुआ, यहाँ पर ये 0 डिग्री सेल्सियस आ गया, उसने वहां पर टेम्परेचर आप देखो थोड़े टाइम के लिए कांस्टेंट हो गया, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस पे उसकी मेल्टिंग शुरू हो गई. अब जो वो टेम्परेचर, अब टेम्परेचर कांस्टेंट, जो एनर्जी दे रहे हैं या टाइम बढ़ रहा है, उसको हीट तो वो एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब कर रही है आइस, तो उस हीट से वो स्टेट चेंज कर रही है, उस हीट से वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है. हेयर यहाँ पर ये लिक्विड बन गया, यहाँ पर ये लिक्विड बन गया, लेकिन टेम्परेचर अभी भी 0 डिग्री सेल्सियस है. तो 0 डिग्री सेल्सियस पे वो पूरी की पूरी क्या होती है, पहले लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, और जब लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है तब उसका टेम्परेचर चेंज होता है. तो पहले जो वो हीट एब्जॉर्ब करेगी, उससे वो स्टेट में चेंज करेगी, और उसके बाद जब पूरी स्टेट बदल जाएगी, उसके बाद वो 0 डिग्री सेल्सियस से उसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा. क्लियर. तो दिस इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. सिमिलरली वी विल डिस्कस लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. फिर इन दोनों के बेसिस पे दो बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे. सो वी हैव वेपराइजेशन. वेपराइजेशन में टेम्परेचर देखो क्या कर रहा है, वाइल अप्लाइंग हीट और इंक्रीजिंग टेम्परेचर, लिक्विड क्या करता है, लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, इधर उधर भागते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ देते हैं, फ्रीली मूवमेंट की वजह से वो गैस में या वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं. दिस इज कॉल्ड एज बॉइलिंग एंड दिस इज 100 डिग्री सेल्सियस. एक्चुअल में जो हमारा कंडेंसेशन का पॉइंट है वो भी 100 डिग्री सेल्सियस है. कंडेंस भी जो लिक्विड होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे, बिल्कुल सेम 100 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड भी एग्जिस्ट कर रहा है और गैस भी एग्जिस्ट कर रही है. जैसे वहां पर अभी हमने पढ़ा था, सेम वैसे ही यहाँ पर भी 100 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड भी एग्जिस्ट कर रहा है और गैस भी एग्जिस्ट कर रहा है. लेट्स चेक इट आउट. अब आपको देखो इसमें क्या है हमारे पास, यू माइट हैव ऑब्जर्व्ड, आपने ऑब्जर्व किया होगा, ड्यूरिंग बॉइलिंग ऑफ वाटर, जब 100 डिग्री सेल्सियस आ जाता है, आपके पतीला है मान लो जिसमें आप पानी को बॉईल कर रहे हो, टेम्परेचर चेक करना थर्मामीटर से, 100 डिग्री सेल्सियस आ गया. अब इससे टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं, लेकिन ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा वो वेपर्स में कन्वर्ट हो गया, हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है, हो रहा है. तो वो जो हम उसको बॉईल कर रहे हैं, नीचे से हीट दे रहे हैं, उस हीट से वो टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा. अब आगे 100 डिग्री सेल्सियस से आगे उसका टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा. अब उसको जो हम और हीट दे रहे हैं उससे वो सीधा वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है, उससे वो सीधा काइनेटिक एनर्जी गेन करके वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है, उससे उसकी स्टेट चेंज हो रही है, उससे उसका टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है. क्लियर. जो हीट उसको नीचे से मिल रही है, जो हीट उसको बॉइलिंग के टाइम पे मिल रही है, उससे वो लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है, उससे उसकी वेपराइजेशन हो रही है, ना कि उसकी टेम्परेचर बढ़ रहा है. क्लियर. दिस हीट इज बीइंग यूज्ड इन चेंजिंग दी स्टेट. तो जो हीट है वो हमें तो दिख नहीं रही है एज सच, तो दैट इज कॉल्ड हिडन हीट एंड दैट इज कॉल्ड लेटेंट हीट. So heat required to change 1 kg of liquid into gas at normal atmospheric pressure at its boiling point, उसके boiling point पे, without change in temperature, temperature change नहीं हो रहा, this is called latent heat of vaporization.
दिस इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब इसको देखो, अब हमने नीचे सॉलिड वाला इधर से ग्राफ नहीं देखना, ये नहीं देखना है, अपने को सिर्फ लिक्विड और गैस के बीच का ग्राफ देखना है। तो देखो ऊपर जाते जाते टेम्परेचर बढ़ रहा है, ये 0 डिग्री था, ये 50 डिग्री था, ये 100 डिग्री था, ये 75 डिग्री था, ये 25 डिग्री था। तो ऐसे ही टेम्परेचर ऊपर जाते जाते बढ़ रहा है, ठीक है। इधर जाते जाते जो है हम हीट करते जा रहे हैं, उसको एनर्जी दिए जा रहे हैं, क्लियर। तो जब 100 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे ये पूरा का पूरा लिक्विड है अभी, ठीक है, तो 100 डिग्री सेल्सियस के बाद जब हम इसको और एनर्जी दे रहे हैं तो इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है, तो इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है। ये सारी की सारी जो हम हीट दे रहे हैं उससे क्या हो रहा है, उसका स्टेट चेंज हो रहा है। ये देखो ई तक आ रहा है, दैट इज गैस, उससे उसकी स्टेट चेंज हो रही है, टेम्परेचर चेंज। जब वो पूरा का पूरा गैस, पूरा का पूरा स्टेट चेंज होगी, उसके बाद हीट से टेम्परेचर राइज होगा, क्लियर। तो जब एक पॉइंट आ गया तो वहाँ पर क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ स्टेट चेंज होती है, टेम्परेचर चेंज नहीं होता। तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट को अब हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। मेल्टिंग पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर सॉलिड और लिक्विड दोनों एग्जिस्ट करते हैं, है ना, एक इक्विलिब्रियम पे, मतलब सॉलिड भी है प्रॉपर और लिक्विड भी है, मतलब यहाँ पर सॉलिड मेल्ट करना शुरू हुआ है, ठीक है। तो 0 डिग्री सेल्सियस एक इक्विलिब्रियम टेम्परेचर है, 0 डिग्री सेल्सियस एक टेम्परेचर है जहाँ पर स्टेट चेंज होती है। अगर हम हीट देंगे, अगर हम हीट देंगे तो उसकी सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होगा, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। सिमिलरली 100 डिग्री सेल्सियस भी वही बॉइलिंग पॉइंट है जहाँ पर लिक्विड और गैस इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करते हैं। अगर हम और हीट देंगे उससे लिक्विड गैस में कन्वर्ट होगा, लेकिन टेम्परेचर में राइज नहीं होगा, क्लियर। तो ये होती है हमारी लेटेंट हीट, की हम हीट दे रहे हैं पर टेम्परेचर नहीं बदल रहा है, हीट यूज हो रही है ऐसे काम में, स्टेट चेंज वाले काम में जो हमें इतना पता नहीं चल रही है, क्लियर। हमारे अकॉर्डिंग तो टेम्परेचर बढ़ना चाहिए पर ऐसा नहीं हो रहा है। सो इसके बेस पे हमारे दो क्वेश्चन हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के बेस पे और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के बेस पे। सो फर्स्ट वन इज व्हाट प्रोड्यूसेस मोर सेवियर बर्न्स, वाटर और स्टीम। मतलब आपके पास दो चीज़ें दिए हैं, एक तो वाटर है जिसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है, उबलता हुआ पानी है, और एक पूरी स्टीम है, ठीक है। आपको किससे ज़्यादा आपके हाथ पे जलेगा, डेफिनेटली स्टीम से जलेगा, क्योंकि जब देखो स्टीम मेरे हाथ पर लगेगी, देयर आर टू रीजंस। जब स्टीम मान लो मेरे हाथ पे लगेगी तो क्या होगा, वो 100 डिग्री सेल्सियस पे है, ठीक है। तो वो जब 100 डिग्री सेल्सियस वाली स्टीम मेरे हाथ पर लगेगी तो पहले वो जो कूलिंग, बाहर से कूलिंग एब्जॉर्ब करेगी, वो तो है ना, अपनी जो हीट उसके अंदर है उस हीट को रिलीज करेगी। तो सबसे पहले स्टीम क्या करेगी, हीट को रिलीज करेगी, लेकिन जो वो हीट चेंज हो रहा है उससे उसकी स्टेट बदलेगी। पहले वो गैस लिक्विड में कन्वर्ट होगी, उसका टेम्परेचर मतलब फॉल नहीं करेगा, वो 100 डिग्री है और तब तक पूरा 100 डिग्री पे ही रहेगी वो स्टीम, जब तक पूरी की पूरी स्टीम लिक्विड में कन्वर्ट ना हो जाए। और जब वो पूरा लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी तब उसका टेम्परेचर फॉल करना शुरू होगा। लेकिन अगर बॉइलिंग वाटर 100 डिग्री सेल्सियस वाला वाटर आएगा तो वो सीधा का सीधा अपनी हीट को रिलीज करेगा, कूलिंग इफेक्ट आएगा, तो वो उसका टेम्परेचर फॉल करना शुरू हो जाएगा, सीधा उसका टेम्परेचर गिरेगा। लेकिन स्टीम का पहले वो कंडेंस होगी, फिर उसके बाद उसका टेम्परेचर चेंज होगा, क्लियर। इसको हम एक और रीजन दे सकते हैं, जैसे स्टीम की बात करें, स्टीम इज अ गैस, गैस की मतलब उसमें काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा, उसके अंदर एनर्जी बहुत ज्यादा है। बॉइलिंग वाटर लिक्विड, काइनेटिक एनर्जी थोड़ी कम है, तो गैस में काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा एनर्जी वाली चीज़ मेरे हाथ पे गिरेगी तो मेरा ज़्यादा ही जलेगा ना। तो स्टीम विल कॉज मोर सेवियर बर्न्स देन बॉइलिंग वाटर, क्लियर। नेक्स्ट इज वाई आइस एट 273 केल्विन यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस इज मोर इफेक्टिव इन कूलिंग देन वाटर एट सेम टेम्परेचर। मतलब अगर आपको पता है 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस भी एग्जिस्ट कर रही है,
0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो अगर मुझे एक गिलास पानी को ठंडा करना है तो उसमें क्या डालूं, 0 डिग्री सेल्सियस वाली बर्फ या 0 डिग्री सेल्सियस वाला पानी? Which has more cooling effect? So the answer is ice has more cooling effect, because ice will absorb the heat from surrounding. आइस भी हीट को एब्जॉर्ब करेगा और वो पानी जो मैंने 0 डिग्री सेल्सियस वाला डाला है वो भी हीट को एब्जॉर्ब करेगा। लेकिन जब आइस हीट एब्जॉर्ब करेगा तो टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, उसकी स्टेट चेंज होगी। लेकिन जब वाटर टेम्परेचर एब्जॉर्ब करेगा, हीट एब्जॉर्ब करेगा, तो उसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा, वो गर्म होना खुद ब खुद शुरू हो जाएगा। लेकिन आइस हीट अप नहीं होती है, खुद हीट अप नहीं होती है, उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ता है, वो सिर्फ स्टेट चेंज होती है। क्लियर? ये जो 2 क्वेश्चन थे बहुत इंपॉर्टेंट थे, इस जो हमने आज पार्ट किया। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको बच्चे कोई भी डाउट आता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, बाकी हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।